पूरी होती थी। गांव थे, शहरों का जो आइडिया था अर्बनाइजेशन, ये एक षड्यंत्र था पश्चिम का, इंग्लैंड का, कि इनके देहात को खत्म करके इनको रिवाइव कर देते हैं, कि मैक्सिमम शहरों की तरफ लोगों को पलायन करवा देते हैं ताकि बाजार और पूंजी का आधिपत्य बना रहे। शहर जो जीता है वो कंपनी के अधीन जीता है, गांव जो जीता है वो अपनी स्वाभाविक स्थिति पे जीता है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि गांव कभी कोलैप्स नहीं करेगा, शहर कभी भी कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि शहर का जो जीवन है वो कंपनी को प्रमोट करने का जीवन है। अब हम पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसे पे आते हैं। चार तरह की अर्थव्यवस्था है, चार तरह की अर्थव्यवस्था बताओ ना। वस्तु का मतलब वस्तु शुरू में थी वस्तु से वस्तु के विनिमय, जो प्रारंभ था। मेरे पास जो उत्पादन है मैं आपको देता था, आप मुझे दे देते थे। किसान ने अन्न पैदा किया, मोची को दे दिया, जूती ले ली, कपड़े बनाने वाले से कपड़ा ले लिया, सुनार से सोना ले लिया, लुहार से अपने औजार ले लिए। जो शिक्षक था, जो हमारा गुरु था, उसकी आवश्यकताएं गांव पूरी करता था, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। जो वैद्य था वो पूरे गांव की चिकित्सा देखता था, उसकी आवश्यकताएं गांव पूरे करता था। तो जो स्किल्स थी, गुरुकुल से बच्चे पैदा होते थे, कोई किसान बन रहा है, कोई वैद्य बन रहा है, कोई लुहार बन रहा है, कोई चमार बन रहा है। मतलब जो जीवन यापन के लिए चीजें चाहिए वो अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी। सबके जीवन में सुख था, सबके जीवन में आनंद था। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हमें टैक्स लेना है, इनका सोना निकालना है। तो उन्होंने वैद्य से वो कहा कि तू मेरे को टैक्स देगा। वैद्य ने गांव में कहा कि भाई मेरे को तुम सोना दे के जाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे अंग्रेज को टैक्स देना है। अंग्रेज ने गुरुकुल के शिक्षक से कहा कि तू मेरे को टैक्स देगा, तेरे को तो बहुत माल मिलता है। अब उस शिक्षक ने गांव के लोगों से कहा कि अभी तक तो मेरा जीवन आपके सहारे चल रहा था, लेकिन मुझे अंग्रेज को टैक्स देना है। टैक्स देना पड़ेगा सोने में। सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के इजाद होते हैं यहाँ से, क्योंकि जब फिर यहाँ के उत्पादन को यदि दूसरे प्रांत में बेचना है तो इसलिए ये महसूस हुआ कि भाई यहाँ सुनार के पास वो सोना जमा कराता था, सुनार उसको एक रसीद देता था, बॉम्बे में जाके उस सुनार को वो रसीद दिखाता था, जिसको आज आप हवाला से समझ सकते हैं। आज भी इस देश में एक गैर इलीगल इकोनॉमी स्ट्रक्चर चला हुआ हवाला। यहाँ का 100 करोड़ रुपए हवाला के कारोबारी एक रसीद देगा, आप अगर बॉम्बे में दिखाओगे आपको वहां 100 करोड़ रुपए काला धन मिल जाएगा। इसको इससे जोड़ सकते हैं आप। अब हुंडी और रसीद का जन्म होता है। अब इससे आगे चलते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ से जाना था, आजाद होना था देश। अब उसी दौरान यदि प्लासी के युद्ध को आप रिसर्च करोगे, प्लासी के युद्ध में पूरी देश की बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा होता है। इससे पहले इस देश की जो ये पूरी स्ट्रक्चर चला हुआ था वो महाजनों के ऊपर चला हुआ था। साहूकार और महाजन उनको बोला जाता था। उनके पास ही ये हुंडियां और रसीदें थी, उन्हीं के पास सोना जमा होता था। लेकिन प्लासी का जो युद्ध था उसके बाद इस देश की पूंजी के ऊपर, इस देश के सोने के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा होता है। वो युद्ध एक षड्यंत्र था जो इतिहास में अलग तरीके से प्रकट किया जाता है। अब आप जैसे दोस्त ये सोचते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि जीएसएम सबकी कर्ज मुक्ति कर देगा तो ऐसे तो कोलैप्स कर जाएगी व्यवस्था, तब हम कानून के हिसाब से बात करते हैं। ये जो रसीद है, इस रसीद के ऊपर आपके देश के गवर्नर को ये कहने की क्या आवश्यकता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब ये 500 रुपये नहीं है। आप मेरे को एफिडेविट क्यों दोगे? एफिडेविट देने ये 500 रुपये नहीं है, ये रसीद है। तो 500 रुपये क्या है? 500 रुपये ये है कि जब करेंसी बनने की बात हुई थी दुनिया में, ये कहा गया था कि जिसके पास जितना सोना जमा होगा उतनी ही रसीदें छापेगा। अब सुनार के पास 100 तोले सोना जमा है। सुनार के घर में आ गई शादी, उसने अपनी बीबी को कहा कि ये ले तू 50 तोले सोने की रसीद ले जा और शॉपिंग कर ला, क्योंकि सुनार की विश्वसनीयता बढ़ चुकी थी। सुनार की पत्नी ने जैसे ही बाजार में रसीद दी, फटाफट उसको सारा सामान मिल गया।
सुनार को लगा ये तो बड़ा मजेदार सौदा है। उसने अपने रिश्तेदार को भी वो रसीद दे दी, उसने अपने भाई को भी रसीद दे दी, और आप और हम में से एक दो व्यक्ति ही सुनार से सोना लेने गया रसीद के बदले। जैसे ही मैंने सुनार को कहा कि ये ले मेरे को 10 तोले सोना दे दे, सुनार ने वो 10 तोले सोना की रसीद रखी, मेरे को 10 तोला सोना दे दिया। मैंने गांव में आके ये कह दिया ये तो जबरदस्त स्ट्रक्चर है, हम तो वैसे ही पागल हो रहे थे, ये तो बहुत बढ़िया बैंकिंग सिस्टम है। अब सुनार ने क्या देखा कि तेरे से ले वापसी लेने वाले तो 10 ही आ रहे हैं, 90 लोग तो तेरे से सोना लेने ही नहीं आ रहे। तो उसने जो 100 तोले सोने की रसीदें थी, उसने वो रसीदें 1000 तोले सोने की मार्केट में चला दी, क्योंकि विश्वसनीयता बढ़ चुकी थी। ऐसे चलते चलते सुनार से जब अंग्रेज को ये लगा कि इन लोगों का तो आपस में विश्वास बड़ा जबरदस्त है, सुनार से उसने वो व्यवस्था टेक ओवर कर ली अपने पास। फिर वो इस रसीदों को बाजार में उतार देता है। आप और हम आजाद हुए। शेरशाह सूरी ने ये तय किया था, जो शेरशाह सूरी नाम का शासक था अंग्रेज से पहले भी, उसने ये तय किया था कि मैं सोने के बदले जो रुपया बना रहा हूं, इस रुपए को कोई 8 ग्राम का ना कर सके, इस रुपए को कोई 14 ग्राम का ना कर सके। तो उसने एक फिक्स कर दिया था मानक कि हम इसको एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, सोना और चांदी का स्टैंडर्ड शेरशाह सूरी ने तय किया था, ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो और लोग एक दूसरे के साथ चीटी ना करें। वही मानक शेरशाह सूरी के बाद अंग्रेज ने अपनाया, वही अंग्रेज के बाद इस देश की सरकार ने अपनाया। तो एक बार रोक लो इसको, तो उस मानक को जब अपना लिया तो अंग्रेज जब यहां से जाते हैं, ये तय हुआ था, कानून है 1882 जो सन है वो गुलामी का सन है। 1882 में हम गुलाम थे जी। 1882 में पेपर करेंसी एक्ट आता है। 1882 में कौन लेकर आया? पेपर करेंसी एक्ट अंग्रेज लेके आते हैं, जिसके हम गुलाम थे। ब्रिटिश रानी की सरकार इसको बोला जाता था। 1882 में पेपर करेंसी एक्ट आता है कि इतनी ही करेंसी छपेगी जितना रिजर्व गोल्ड होगा। और शेरशाह सूरी ने 10 तोला सिक्का, शेरशाह सूरी ने ये मानक तय किया था कि जो सोना होगा वो 24 कैरेट गोल्ड का, और ये सोने का स्टैंडर्ड है, ये चांदी का स्टैंडर्ड है। उसी को अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया। एक जो रुपया था चांदी का 1 तोले के बराबर था। चांदी का 1 रुपया, 1 तोला चांदी का रुपया 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। 10 तोले चांदी, 10 तोले चांदी 1 मोर के बराबर। यदि बुजुर्गों से पूछोगे, 1 मोर चलती थी, 1 रुपया चलता था। 1 मोर इज इक्वल थी 10 तोले चांदी, 10 तोला सोना, 10 तोले चांदी 1 मोर सोने की। 10 तोले चांदी में यदि सोने में आपने व्यापार करना है तो जो मोर थी वो 10 तोले चांदी के बराबर थी। एक जो सोने की करेंसी थी वो 10 तोले चांदी के बराबर थी। जो अपने साथ सबसे बड़ी लूट और डाका हुआ था, ये हुआ था कि अंग्रेज ने जो सबसे पहले आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन की थी, 50% डिवैल्यूएशन हुई थी। तो उस टाइम करेंसी सोना में कौन थी? उसको रुपया सोना में कौन था? नहीं, मानक था सोना, चांदी और सोना। मानक था चांदी और सोना, दोनों मानक थे, दोनों मानक थे। एक 10 था, एक था, एक था, एक 10 था। तो सबसे बड़ी जो लूट हुई थी हिंदुस्तान के इतिहास में, वो 50% आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन की थी कि 1 मोर इज इक्वल 15 तोले चांदी करती थी। नहीं, 10 था 15 कर दी, 10 था 15 कर दी। हाँ, 10 था 15, 50% की तो हुई, कम हुई। कम कैसे हुई? 15 तोले चांदी 1 मोर का बराबर ले। पहले 10 तोले, पहले 10 तोले थी। 50%, हाँ 50 होगी ना, 10 का आधा कितना है, सीधा उसमें 15 गया। मतलब आपका चांदी
जो पहले 10 तोले जाता था वो सीधा 15 तोले गया। कितनी बड़ी लूट थी इतिहास की। मतलब जो आपका सोना और चांदी था उन्होंने अपने ऊपर कैप्चर कर लिया। जब वो गए यहाँ से उन्होंने यही व्यवस्था रखी थी। 1882 का पेपर करेंसी एक्ट यही कहता है और 1906 का क्वाइंस एक्ट भी यही कहता है। क्वाइंस एक्ट है सिक्का अधिनियम। 1 रुपये का बराबर मतलब 15 तोले चांदी। हाँ, 15 तोले चांदी आज फड़ावत कितने की होगी? वो होगी। लेकिन कितने पे की होगी आज? इसमें गोल्ड जो करेंसी का रिजर्व रखा वो गोल्ड रखा। अच्छा, गोल्ड खरीदोगे चांदी रख के। करेंसी का जो रिजर्व था वो गोल्ड था। लेकिन गोल्ड खरीदोगे, चांदी है, चांदी का बदला भी तो गोल्ड खरीद सको हो। तो यदि चांदी का बदला गोल्ड खरीदना है तो चांदी रखना पड़ेगा। तो आपका पूरा चांदी और सोने पे किसका कब्जा हो गया? बैंक अंग्रेजा का हो गया। तो व्यापार तो चलना था, वो चले गए। उन्होंने कहा कि भाई अंबेडकर, जो ये साथी ये कहते हैं ना कि अंबेडकर ने संविधान दिया, अंबेडकर ने दलित के लिए काम किया। अंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने आने वाले भारत के 100 वर्ष के भारत को देख लिया था और ये महसूस कर लिया था कि यदि हमने इसका विरोध नहीं किया तो ये देश गुलाम रहेगा सदा तक। अंबेडकर ने इस जो करेंसी का विरोध करने वाला व्यक्ति अंबेडकर था, उसने ये कहा कि तुम जो इस रिजर्व के मानक को तोड़ दोगे तो ये देश सदा तक गुलाम रहेगा। क्योंकि आज भी अर्थ दूरी है, पैसा दूरी है इस देश का। आज हम डॉलर के ऊपर, जो लोग ये कहते हैं नहीं कि आप 1 मिनट के लिए ये देखो, आजादी के 75 साल में जब हम आजाद हुए $1 और ₹1 बराबर थे। तो ऐसी क्या आफत आई कि आज 82 रुपए देने पड़ रहे हैं $1। कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो $1 नहीं, 2 रुपये $1 था। $1 1947 में। और 1947 में इंडिया की जीडीपी पिछले 300 वर्ष तक पूरी दुनिया के जीडीपी का 27% थी। इसका मतलब जो ये बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम वैसे ही बात करते हैं, वो ऑथेंटिक आंकड़े आप निकाल लो। 1800 का निकाल लो, 1700 का निकाल लो, 1900 का निकाल लो, 2000 का निकाल लो। इंडिया की जीडीपी 25 से 30% थी। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और इंडिया 30%। इसका मतलब ताकतवर हम जब भी थे। ताकतवर क्यों थे? $1 $1। जो बात हम देश को मतलब समाज को समझाना चाह रहे हैं कि आज हम गुलाम है डॉलर के और आज हम गुलाम है करेंसी के। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करोगे आपने डॉलर में बात करनी पड़ेगी। जब आप देश में बात करोगे आपने करेंसी पे बात करनी पड़ेगी। यदि 1947 में ये देश $1 और $1 का दाम पर पूरी दुनिया में 30% भाई अपने विद्यार्थी जी, तो आज हम पूरी दुनिया में कहाँ खड़े? नहीं तो जो 777 मिलीग्राम सोना आके मतलब है इसका। हाँ, ये जो मानक तय किया था, भाई आप करेंसी छापोगे, कोई रिजर्व तो बनाओगे, कोई मानक तो तय करोगे। जैसे समय का मानक है मिनट। ये अपना एजुकेशन का है और सारा जो भी जा है विकी का छोटा भाई भाई तो है। कोई साथी अब उस करेंसी वाली मैं बात बात पे चल आते रही हैं है। हम। जो आप ये कहते हो कि यदि आप पूरे देश को कर्ज मुक्त कर दोगे तो ये देश कोलैप्स कर जाएगा, इस बात पे आते हैं। पहले हमने ये तो समझने का अधिकार है ना, ये रसीद आई कैसे? भाई कार्य के कारण के बगैर कार्य नहीं होता ना। ये बिल्डिंग बढ़ती है, इसकी मेजरमेंट होती है, इसकी नींव खुदती है, इसका प्लान बनता है, यही है ना। जब आप और हम इसको ये मान रहे हैं कि ये रुपया है, तो इसको ये तो मान ले ये आया कहाँ से? आप ये तो मान गए कि इस रुपये से पहले वस्तु से वस्तु में होता था, वस्तु से वस्तु के बाद सोने और चांदी में होने लगा, सोने और चांदी के बाद ये हुंडी आई, ये रसीद। यहाँ तक आप करेक्ट हो। अब हम ये कहते हैं कि ये रुपया नहीं है, तो आप ये कहते हो कि एक्ट 1934 आरबीआई को आप
अपनी मानते हो कि ये बैंक है जो मेरे देश को चलाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये प्राइवेट बॉडी है, इंग्लैंड की शाखा है, उसके कागज मेरे पास है, तो बड़ा विरोधाभास हो गया ना। फिर मैं आपको कहता हूँ 1882 में एक पेपर करेंसी एक्ट आया, जिसमें यह तय किया गया कि कोई भी करेंसी छपेगी तो वो क्यों छपेगी, क्योंकि हम अंग्रेज के गुलाम थे। अंग्रेज ने वो कानून बनाया और उसमें ये कहा कि यदि 100 रुपए छापोगे तो 100 रुपए का सोना होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर को आप सब मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप सब मानते हैं। इन दोनों लोगों ने अंग्रेज को ये कहा था, जब पेपर करेंसी एक्ट आने लग रहा है और जब संविधान आने लग रहा है और 1906 का क्वाइंस एक्ट आने लग रहा है, सिक्का अधिनियम 1906, ये कानून है जो आज भी चला हुआ है। इन लोगों ने ये कहा कि यदि कोई भी करेंसी और बैंकिंग सिस्टम इस देश को देने लग रहे हो, क्योंकि जब महाजन से निकल के बैंकिंग सिस्टम में ये देश जा रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि ये देश तो आगे 100, 200, 500, 1000 वर्ष तक भी चलेगा। यदि आप कोई भी व्यवस्था ऐसी बनाने लग रहे हो तो वो ये बनाओ ताकि सदियों तक वो व्यवस्था ऐसी चलती रहे कि लोगों की गुलामी ना हो, शोषण ना हो। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि रुपया और करेंसी तुम लेके आने लग रहे हो, तो ये सहमति बनी कि जो 1 रुपया भी छपेगा, 1 रुपया छपेगा गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट, ये तय हुआ है, ये कानून है। अभी भी शायद अभी भी है, कुछ है, पूरा नहीं है। अब इस पे जब हम यहाँ आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, 2023 में आएंगे। अभी हमारे यहाँ 1947 में, ठीक है जी, जल्दी इस पे आ जाएंगे। तो 1 रुपया इज इक्वल है 0.777 मिलीग्राम सोना। कानून तो कानून होता है ना, कानून को बदलने की पावर 3 ही लोगों के पास थी यदि 1947 में थी। इसके पास संसद और राष्ट्रपति थी, यही संविधान में लिखा गया था। भाई कोई भी तुम कानून बदलोगे, संसद में पास करवाओगे, संसद से राज्यसभा लेके जाओगे, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाओगे, और जिन भी प्रांतों में सरकारें हैं 2/3 मेजोरिटी प्रांत की सरकारों के पास ऐसा कोई कानून बनाते हो जिससे पूरे देश की व्यवस्था चरमरा सकती हो, तो ये परसेप्शन है कानून बनाने की। संविधान में यदि संशोधन करोगे तो आपको 2/3 मेजोरिटी स्टेट की चाहिए। कोई भी एक्ट लेके आओगे तो संसद और राष्ट्रपति से, या बाद में ये अध्यादेश वाला लेके आते हैं। अध्यादेश कब आता है? अध्यादेश आता है इस देश के अंदर 1975 के बाद ये अध्यादेश की प्रथा आती है, जब आपके संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा था वो कानून को तोड़ करके जोड़ा था, कानूनी पेचीदगियां इसमें नहीं ली गई थी। दूसरा, आपके देश में 2 एक्ट आए थे, वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट। 1990 में ये आपके ऊपर 2 एक्ट दिए थे जो संविधान की मौलिक संरचना से हट करके दिए थे, लेकिन ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय है करेंसी। तो अपने जब पूर्वजों ने बैंकिंग सिस्टम दिया तो उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी ये रसीदें छापेंगे ये तब छापेंगे जितना सोना रिजर्व होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वस्तु से वस्तु में विनिमय करने वाली ये आबादी है 95%। उस टाइम पर भारत 90 से 95% गाँव में रहता था, 5% शहरों में रहता था। गांव में से 2 या 4 साहूकार थे, महाजन थे, जो गांव में वस्तुओं को लेकर जाते थे और वस्तुओं को दूसरे प्रांत में बेचते थे। तो सबको ये लगा ये व्यवस्था बहुत एक्यूरेट है और ये चल जाएगी। अंबेडकर ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने ये मान लिया था कि अंग्रेज हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। जब पहला धोखा हुआ, पहले एक सोने की मोहर बराबर थी 10 तोले चांदी का। तो हमारे साथ सबसे बड़ी लूट हुई थी, 1 सोने की मोहर 15 तोले चांदी कर दी अंग्रेजों ने। सबसे बड़ी जो अपनी डिवैल्यूएशन हुई थी ये हुई थी इतिहास में, सीधी 50% आपकी करेंसी डिवैल्यूएट कर दी। मतलब आपको 1 सोने की मोहर खरीदने के लिए 10 तोले चांदी देना पड़ता था, सीधी 15 तोले चांदी देनी पड़ी। तो आपका कितना चांदी तुरंत से उनका कब्जा में चला गया। तो जब आप आजाद होते हो 1947 में, आपके पास करेंसी थी 1270 करोड़ और आपकी जीडीपी पूरी दुनिया में 25 से 30% का आपका योगदान था। इसका मतलब आपके पास ताकत थी। वो ताकत क्यों थी?
आपका 1 रुपया बराबर था $1 का। यहाँ से आपको रमेश ये समझना पड़ेगा कि हम देश को कर्ज मुक्त किस आधार पे करना चाहते हैं। हम सरकार से केवल इतना कह रहे हैं, हम आपका 1-1 रुपया चुकाने के लिए तैयार हैं। आपने आज आपके देश के पास, आपको पता होना चाहिए, 34 लाख करोड़ की करेंसी है। 34 लाख करोड़ की करेंसी है तो 34 लाख करोड़ का सोना भी होना चाहिए। 16 लाख करोड़ की नोटबंदी में 16 लाख करोड़ जमा। नोटबंदी कब हुई थी? 16 में। जब आपके देश की 2014 में नई सरकार बनती है। ये था क्या आंकड़ा, जितनी छपी भी उससे ज्यादा जमा हो। वो मैं बताऊं आपको। 2014 में आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर है, यदि आप आरबीआई पर, आजकल गूगल का जमाना है, आप भी देख सकते हो। 2014 में आपके देश के पास करेंसी थी लगभग 14 लाख करोड़ की। जो 16 लाख करोड़ रुपए आरबीआई की साइट पर 16 भी मिल सकता है, 14 लाख करोड़ भी मिल सकता है, क्योंकि वो इन आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में लेके ही नहीं आने लग रहे। जब आप आजाद होते हो आपके पास करेंसी है 1270 करोड़ की। और जब 2014 का जो युग है ये स्वर्णिम युग था, आपको हमें ये लगता कि अब ये देश अपनी सनातन परंपरा में जाएगा। जो 2014 का जो युग था, यहाँ गाय भी बचेगी, यहाँ गंगा भी बचेगी, यहाँ गायत्री भी बचेगी, यहाँ सनातन भी बचेगा, क्योंकि ये जो युग आ रहा है ये गुरुकुल और गाय का युग आ रहा है। तो 2014 में आपको आजादी के कालखंड जोड़ोगे 47 से 14 तक, कितने साल हो गए? 53, 57, 67 साल। 67 साल में आपकी करेंसी छपती है 16 लाख करोड़ रुपए। आज 2023 में आपके पास है 34 लाख करोड़ रुपए। मतलब मैं धोखा बता रहा हूं जनता के साथ। तो 14 में भी 16 लाख करोड़ का सोना होना चाहिए। हम ये नहीं कहते भाई वो गलती कर रहे हैं। और आज के व्यक्ति के पास भी 34 लाख करोड़ का सोना होना चाहिए। जब कानून है तो कानून है ना। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं, आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, आपकी आरबीआई के पास 800 टन सोना है। मतलब इतने तो पीछे 67 साल में छपे, इतने 12 साल में छपे, उससे ज्यादा 18 लाख करोड़ रुपए 9 साल में छाप दिए। 14 से 23 तक 18 लाख करोड़ रुपए की रसीदें छाप दी इस देश को गुलाम बनाने के लिए। गुलाम किसका? डॉलर का और अपना पूंजीपतियों का। अब इसी चीज को मैं कंपेयर करता हूं, जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो समाज को दिशा दिखाते हैं। पूरी दुनिया पे डॉलर राज कर रहा है। करेंसी चाहे डॉलर हो, चाहे पाउंड हो, चाहे रुपया हो, चाहे यूरो हो, कानून पूरी दुनिया के लिए एक था कि कोई भी करेंसी छपेगी गोल्ड रिजर्व से छपेगी। डॉलर से पहले इस दुनिया के ऊपर पाउंड राज करता था। 1934 में जब पश्चिम को और अमेरिका को ये लगा कि यदि दुनिया पे राज करना है, अमेरिका के अंदर एक कानून लेके आए थे, वो गोल्ड का कानून लेके आए थे। जितना भी अमेरिका में गोल्ड था, उस व्यक्ति ने वो पूरा गोल्ड अपने पास रख लिया और अपनी करेंसी को इतना मजबूत कर दिया, तो पाउंड को खत्म करके पूरी दुनिया को डॉलर पे ले आया। क्यों? क्योंकि जब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास गोल्ड है, तो मैं आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों मारा? नेताजी ने यह कहा था कि मेरे देश की सोने की चिड़िया बोलते हैं हम, सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं थे, सोने की चिड़िया थे कि आप पूरी दुनिया का 30% उत्पादन जीडीपी में थे। जब आपकी सारा उत्पादन दुनिया में जाता था तो दुनिया से सोना आता था। वो सोना इस देश के पास रिजर्व था, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। सोने की चिड़िया मतलब वैसे काल्पनिक शब्द नहीं है। और हम कागज की चिड़िया कब हुए? कि जब आप डॉलर के गुलाम होकर के आपके पूरे संसाधन आपने दुनिया को दे दिए, तो आज हम कागज की चिड़िया हैं। तो जैसे समय का मानक है मिनट, दूरी का मानक है मीटर, फुट, इसी तरह रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम सोना। ये जो रुपया है ना, ये मानक है करेंसी का। ये जो नोट है ना, ये रसीद है। आपके देश का गवर्नर आपको एफिडेविट दे रहा है कि मैं 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। भाई मेरे को वचन दे रहा है, इसका मतलब 500 रुपए ये नहीं है।
मैं किसी भी बैंक में जाऊं तो वहां ये कह सकता हूं मेरे को 500 रुपए दे दे, क्योंकि गवर्नर ने वचन दे रखा है। 1968 से पहले जो हमारे साथ धोखा किया, 1968 से पहले ये एफिडेविट जो था, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं एट एनी ऑफिस ऑफ द ब्यूरर। मतलब देश के किसी भी बैंक में जा करके आप 10 रुपए दे करके 10 रुपए का 10 रुपए का नोट दे करके 10 रुपए का सोना ले सकते हो। 1968 में इन्होंने क्या किया, एट एनी ऑफिस काट करके सिर्फ ये रख लिया कि मैं 10 रुपए देने का वचन देता हूँ। अब आप जैसे विद्वान साथी हमें ये कहते हैं कि आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हो, तो हमने आपको बताया कि हम कानूनन सरकार से ये कह रहे हैं कि आपके पास 800 टन सोना है। 800 टन में से 200 टन जब ये सरकार बनी 2014 में इसने गिरवी रख दिया। 200 टन रिजर्व बैंक का मतलब क्या था, तो रिजर्व शब्द आया ये इसलिए आया था कि यहाँ पूरे देश का गोल्ड रिजर्व रहेगा और उस रिजर्व गोल्ड के अगेंस्ट ये हुंडी और रसीद बांट दी जाएगी ताकि वो व्यापार चलता रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेज चले गए, उन्होंने आरबीआई की स्थापना कर दी 1934 में। ये प्राइवेट बॉडी है जो आज भी भारत सरकार के अधीन नहीं है और ये सरकार धोखा कर रही है। इसके जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है, यदि वो आप निकालोगे तो इस देश के सामने बहुत बड़ी सच्चाई आ जाएगी। क्यों? 1 रुपए का जो नोट है वो छापती है भारत सरकार। 1 रुपए का नोट आपके पास हो, तो अभी हम लेके नहीं आए, घर रह गया, उस पे आप देखोगे वो भारत सरकार लिखा है, ना उसमें गारंटी दे रखी है ना वो 1 रुपए भारत सरकार है, क्योंकि वो ये जो है ये प्राइवेट बॉडी आरबीआई, गवर्नर इसमें गारंटी दे रहा है और इसने कह रहा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई संस्था नहीं है, ये फ्रॉड है। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा है? केंद्र सरकार है, सेंट्रल सरकार कोई सेंट्रल सरकार नहीं। केंद्र सरकार इंग्लिश कुछ नहीं होती नहीं, यहाँ लिखा जाता केंद्र सरकार तो हम सेफ थे। केंद्र सरकार की गर्दन आप पकड़ सकते हो। यदि आज इस देश की जो सरकार है वो केंद्र सरकार है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस लगता, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से केस नहीं लगा सकते। तो केंद्र सरकार लिखना पड़ा। आपको लगेगा सुशील बनाम केंद्र सरकार, हरियाणा बनाम केंद्र सरकार, फला बनाम केंद्र सरकार, फला बनाम राज्य सरकार। तो जब आपके पास गोल्ड रिजर्व ही नहीं है, हम ये कहते हैं कि आपने 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी किससे पूछ के छाप दी। ये तो पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब डॉलर भी छपना था गोल्ड के रिजर्व में, आज आपके देश की सरकार के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2014 में ये कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का। 2014 में करेंसी थी 16 लाख करोड़ रुपए। 2014 में डॉलर का कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए। 2023 में करेंसी है 34 लाख करोड़ रुपए। 2023 में देश पे कर्ज 156 लाख करोड़ रुपए। माना 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज इस देश ने ले लिया। अब मैं आता हूं आपके डेवलपमेंट के ऊपर। क्या आपकी देश की सरकार को डॉलर वालों से ये नहीं पूछना चाहिए, भाई तुम अनाप शनाप इतना डॉलर छाप रहे हो, तुम्हारे पास गोल्ड है या नहीं है? क्या इस देश की सरकार को अपने देश की जनता को ये नहीं बताना चाहिए मैं 34 लाख करोड़ रुपए छाप रहा हूं तो मेरे पास गोल्ड है या नहीं है? हम बैंक से ये कहते हैं कि आपने मुझे जो कर्ज दिया, आपने मुझे जो लोन दिया, आप 100 रुपए 1 करोड़ रुपए फाइनेंस करने के लिए यहाँ बैंक बनाते हो। इस देश में 2 तरह का स्ट्रक्चर चला हुआ है। बैंक जो लाइसेंस लेता है वो मन मर्जी की रसीदें छापता है। आपने प्राइवेट बैंक खोल लिया, आप 100 करोड़ रुपए लेके बैठोगे, आप आरबीआई को ये बताओगे कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए और मैं 100 करोड़ रुपए का व्यापार करूंगा, ब्याज लेऊंगा, पैसा दूंगा। मैं आपको सही मानता हूं क्योंकि आप 100 करोड़ रुपए, जब आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दोगे तो आपका कैपिटल कितना बच गया? आप 100 करोड़ के मालिक हो, आपने मेरे को 1 करोड़ लोन दे दिया, आप कितने के मालिक बच गए? ये न्याय है ना? इसको आम से आम व्यक्ति समझ सकता है ना? अगर ऐसा हो तो न्याय हो सकता है ना?
तो हम बैंक से ये कहते हैं कि आपने मेरे को 50 लाख का लोन दे दिया, वो 50 लाख कहाँ से दिए? बैंक का कैपिटल घटना चाहिए ना भाई। अगर आप इस देश के हो और इस देश के लिए हो, इस देश की जनता आपकी और आप देश की बॉडी हो, तो आपसे यदि हम ये पूछें अपनी बैलेंस शीट बता दो कि आपने जितना पैसा बांटा है वो कहाँ से बांटा है, तो बता देना चाहिए ना। हम बैंक से ये पूछते हैं और सरकार से ये पूछते हैं कि आपने हमें ये बताया था कि जितनी करेंसी छपेगी उसके अगेंस्ट गोल्ड है, तो ये जो रसीद है ये असली है या नकली है? आपके पास सोना है तो आप तुरंत मुझे ये कहोगे ये असली है। आज आपने 500 रसीद लिया 500 रुपए की और अपना सोना ले जा, चुपचाप बकवास मत कर, ये न्याय होगा ना? तो हम इसलिए कर्ज मुक्ति करने की बात कह रहे हैं कि बैंक हमें ये बताए कि यदि मैंने बैंक से कर्ज लिया है, मेरे कुछ संशय हुए, मैंने ये कानून पता लगा 1906 का क्वाइंस एक्ट 1882 ये तो आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई। तो हम इसको ये कहते हैं संपूर्ण आजादी क्यों बोलते हैं, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन क्यों कहते हैं? कोई भी देश आजाद कब होता है? वो आजाद जब होता है उसके पास अपनी जमीनों, उसके पास अपने लोगों, उसके पास अपनी करेंसी हो, उसके पास अपनी सेना हो। यदि किसी भी देश के पास ये चार चीजें नहीं है तो वो देश आजाद नहीं है। तो हम इस देश को गुलाम क्यों कहते हैं, संपूर्ण आजादी की लड़ाई क्यों कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना दे दी थी, अपनी करेंसी दे दी थी, आज भी वो करेंसी मान्य है। आपके और हमारे लिए खुशी की बात ये है कि वो जो करेंसी थी, नेताजी बोस ने जो करेंसी बनाई थी, आज भी वो मान्य है, उसको इलीगल नहीं किया गया। इसलिए हमारी जो आजादी का सपना है वो साकार हो सकता है। क्योंकि आपने कहा कि आप बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर दोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी, तो मैं आपको वो एक पर्सन दे के जा रहा हूँ कि आपके देश ने 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया डॉलर में और 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छाप दी यहाँ के कागज में। 155 लाख करोड़ रुपए में 34 लाख करोड़ रुपए आप जोड़ देते हो और फिर उस वाक्य पे लेकर के आता हूँ कि आपके 116 करोड़ खाते जन धन योजना के नाम पर खोले गए। उन खातों में 170 लाख करोड़ रुपए लोन बांटा गया इस पूरे देश के अंदर। तो इस देश की जनता यदि इस कर्ज को लौटाना भी चाहे, जब आपके पास करेंसी है 34 लाख करोड़ रुपए की और आपने लोन बांट दिया 170 लाख करोड़ रुपए का, यदि आप आज एक आदेश जारी कर दो कि पूरा देश अपना लोन डिपॉजिट कर दो, तो 170 लाख करोड़ रुपए के लोन में से 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी ही वापिस आ पाएगी। तो बाकी के जो लोग हैं उनकी जमीनें नीलाम होंगी, उनके मकान नीलाम होंगे, उनकी बेटे नीलाम होंगे, उनकी गाड़ियां नीलाम होंगी, उनका सोना नीलाम होगा, उनका स्वाभिमान नीलाम होगा। क्योंकि जो व्यक्ति चाहकर भी अपना लोन देना चाहेगा वापिस, जब उतनी करेंसी ही नहीं है तो वो कैसे लौटा पाएगा? तो ये चीज ये जो जागरण का अभियान है, हम लोगों को सिर्फ ये करें कि हम न्याय कानून की बात करें, क्योंकि ये देश चलता है संविधान से और कानून से। तो हम यदि आज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अकेले अकेलों की बात को नहीं मान रहा है। जब लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और ये कहेंगे कि भाई सरकार किसी की भी हो, ना हमने बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना और पार्टी से मतलब है, हम बात कर रहे हैं न्याय की, हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो सब लोग जिम्मेवार हैं। कौन करे? तो इसलिए इस करेंसी से कर्ज मुक्ति का हमारा ये तर्क है। यदि फिर आप ये कहोगे कि हमें क्या पता भाई सरकार ने ये कह भी रखा है, नहीं कह रखा है। तो यदि आरबीआई इस देश की संस्था है, पूरा देश मानता है ना आरबीआई की संस्था है, तो हमारे पास आरबीआई से आरटीआई है, जिसमें हमने आरबीआई से ये पूछा कि रुपए का मानक क्या है। तो आरबीआई ने जवाब दिया 1 रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम सोना। 777 मिलीग्राम सोने की आज जो कीमत है लगभग 5000 रुपए है। तो यदि मुझे 1 करोड़ का लोन चुकता करना है तो 1 करोड़ के मेरा मानक के हिसाब से वैल्यू कितनी हुई? 1 रुपया इक्वल 5000।
1 करोड़ को आप 5 से भाग दे दो, इतने रुपए में 20 रुपए, 200 रुपए मेरे से 200 रुपए ले, और वो मेरा सोना रखा जो मेरे पूर्वजों ने रखा था, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने रखा था ना, धोखा तो आपने किया ना। अगर आपने ये कागज छापने थे तो आप अपने देश की जनता को बोलते कि मेरे पास सोना नहीं है, आप मेरे को सोना दो और मैं करेंसी कागज छापूंगा। तो जिसका सोना होता कागज आपका होता। मेरे पास 100 तोले सोना है, मैं आपको 100 तोले सोना देता, आप मुझे रसीद देते, उस रसीद को मैं विकास के लिए समाज में देता, समाज मेरे को वस्तु का उत्पादन देता। अब आप ये कहोगे कि आप तो बोली बात कर रहे हो, यदि पैसा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, पैसे से आप ब्याज लेते हो, पैसे से आप ब्याज देते हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको आपके गांव में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा के देता हूँ। गांव में उत्पादन क्या होता है? अन्न का उत्पादन, गांव में वस्त्र का उत्पादन, गांव में औजार का उत्पादन। तो आप वहीं इंडस्ट्री लगाओ, वहीं उनको पैसा दो, उस पैसे से उस उत्पादन को लो, उसके समय को लो, उसकी मेधा को लो। ये जो पूरा जो मैंने आपको कहा, शहर चलता है कंपनी के लिए, गांव चलता है आजादी के लिए, खुशी के लिए। तो ये एक षड्यंत्र था कि गांव से निकाल करके खेती को बर्बाद कर दो, गांव को बर्बाद कर दो। वहां जब कुछ नहीं होगा शहर में आएंगे, शहर में आएंगे तो डॉलर चलेगा, डॉलर चलेगा तो दुनिया गुलाम रहेगी। आज पूरी दुनिया गुलाम है। यदि आज इस देश का कोई भी पार्टी और कोई भी नेता ये कह दे कि मुझे डॉलर नहीं चाहिए, अपने डॉलर को ले जाओ, मैं मेरे देश को अपनी करेंसी से चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी ताकत है। हमारे पास ताकत क्या है? पूरी दुनिया को अन्न चाहिए, हमें तेल चाहिए, हम अन्न देंगे, तेल देंगे। हमें किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी देंगे, हमें वहां से सब कुछ मिलेगा। देश से देश के साथ बात हो। ये जो डॉलर वाली जो ये इंटरनेशनल लेवल की बात है, यदि आपको आज़ादी चाहिए तो आप श्रीलंका से अपना समझौता करो, अमेरिका से अपना समझौता करो, कनाडा से अपना समझौता करो, दुबई से अपना समझौता करो, ईरान से अपना समझौता करो कि मुझे तेरे से तेल चाहिए, तू मेरे से वस्तु ले, तू तो अपनी वस्तु दे। क्योंकि अन्न कहाँ पैदा होता है? जमीन में। तेल कहाँ पैदा होता है? जमीन में। ये किसने दिया है? ये प्रकृति ने और परमात्मा ने दिया है। भाई जैसे जैसे मेरे ये बेटे धरती पे आएंगे, इनको जीवन यापन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो वो चीजें प्रकृति ने हमें पहले ही दे दी। जिसके पास जो ताकत है वो आपस में आदान प्रदान करे। ये जो आधिपत्य है डॉलर का पूरी दुनिया को गुलाम बनाने का, आप कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता आए, आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको $1 खरीदने के लिए 82 रुपये अपना पे करना पड़ रहा है। आपको जब अपनी गेहूं वहां देनी है, आपको भुगतान किस में मिल रहा है? डॉलर में। यदि मैं गेहूं की वैल्यू मान लूं 1 रुपया, 1 किलो गेहूं 1 रुपए का, यदि आप 82 किलो गेहूं आपका जा रहा है, तो आप कब आजाद हो पाओगे? आप कभी भी कितना भी संघर्ष कर लो, यदि आपने इस आर्थिक गुलामी को खत्म नहीं किया, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई पार्टी आए, कोई भी लफाजी करे ना, यहाँ कोई रोजगार दे सकता है। ये जो पूरा मॉडल था, क्लासरूम मॉडल कंपनी के लिए डिजाइन किया था कि आपके बच्चे को 6 घंटे 20 वर्ष तक एक कमरे में कैद करके रखना है और उसको नहीं करेंगे। और यदि हम छोटे छोटे स्वार्थों से बाहर नहीं निकलेंगे, या तो आप गलत को गलत कहो, यदि हम गलत हैं तो आप हमें कहो तुम गलत हो, गुमराह कर रहे हो, और यदि आप और हम सही हैं तो हम उन लोगों को जो अपना देश 2 चीजों पे चल रहा है, एक तो समाज खाप पंचायत से चल रहा है, एक चल रहा है चुनी हुई सरकारों से और ब्यूरोक्रेट से। तो जब तक समाज सरकारों से और ब्यूरोक्रेट से ये नहीं पूछेगा कि तुमने हमें क्यों दुखी कर रखा है, क्यों गुलाम बना रखा है, तब तक समाधान नहीं होने वाला। तो इसलिए आपका इस कर्ज मुक्ति वाला जो विषय 19 का आह्वान कर देगा है, 19 का आह्वान कर देगा। तो 19 को जो ये नस्ल बचाओ रैली है, इसका हमने नस्ल बचाओ नाम इसलिए रखा कि नस्लें 3 होती हैं। खेती की नस्ल, बीज, वो सब कंपनी के चले गए। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बढ़ाने वाली कंपनी भी वही है, बीज देने वाली कंपनी भी यही है, और वो जहर डाल के जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो मनुष्य की नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, फार्मा कंपनी की दवाई बनाने वाली भी वही कंपनी है।
तो आज बीमारी लेके आने वाली वाली यही भी वही कंपनी है। है। तो आज जब आपकी फसल के बीज अपने नहीं है, आज आपकी पशुओं की नस्ल आपकी नहीं है, जो गाय और भैंस सांड और झोटे से प्राकृतिक गर्भाधान लेती थी, आज वो इंजेक्शन कंपनी ने भेज दिया। कोई भी सरकार, कोई भी मुखिया बैठ के ये नहीं सोच रहा कि प्राकृतिक प्रजनन पद्धति से कितनी नेचुरलिटी थी, लेकिन ये इंजेक्शन उस माँ का, उस भैंस का और गाय के जीवन को बर्बाद कर रहा है और पैसा कंपनी के पास जा रहा है। तो ना आपके पशु की नस्ल बची, ना आपके खेत की नस्ल बची, और आपके इंसान की नस्ल भी IVF प्रणाली से DNA आपका बर्बाद करने का षड्यंत्र है। आज सरकार आपको ये कह रही कि आपका 40% युवा नपुंसक हो चुका है, तो आपको और हमें बैठ के नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम नपुंसक हो गए तो ये देश, जो DNA था इस देश का, जो पूरी दुनिया पे राज करता था, ये बर्बाद होगा तो हम बचेंगे कैसे? इसलिए ये नस्ल बचाओ रैली। तो जो जागरूक लोग हैं, आप जैसे, आप करनाल में बैठे हैं, क्योंकि बाहर से जो अभी हम ना नेता है ना पार्टी है, रैलियां, मतलब लोग ये सोचते हैं कि पैसा मिलेगा, शराब मिलेगी तो रैली होती है। यहाँ ये रैली है इस देश की नस्ल और फसल को बचाने की। ना हमारे पास पैसा है, ना हम बड़े नेता हैं, हम आप जैसे जो जागरूक लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो 5000 हैं, वो 1000 हैं, वो 10,000 हैं, हम उनको ये कह रहे हैं एक बार आकर बैठ तो जाओ, इन चीजों को समझ तो लो। यदि तुम्हें ये लगती है कि ये इस देश के लिए उपयोगी है, फिर इस यात्रा को शुरू कर लेंगे। तो इसलिए ये रैली रखी है, और इसीलिए सारे साथी, इस JSM की खूबी क्या है, ये कोई संगठन नहीं है, इसका कोई मुखिया नहीं है, सब क्रांतिकारी साथी इसके नेता है, हर साथी इसका नेता है। जिसने ये मान लिया ये देश मेरा है, गाय मेरी है, गंगा मेरी है, गायत्री मेरा है, सनातन मेरा है, और इस पूरी दुनिया की मानवता को बचाने को लड़ाई मेरी है, तो हर वो साथी इसमें नेता है। और जो भी साथी इसमें लग रहा है, मतलब आप इसकी खूबी देखो, पूरे हरियाणा में ऐसे 100-500 जो साथी लगे हैं, सब अपने सामान्य परिवारों से हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, और अपने अपने गांव से, अपने अपने समाज से जागृत करके यहाँ करनाल में लेके आने के इस लड़ाई में लगे हैं।